आइसोब्यूटेनॉल। अब देखो केमिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी कुछ शब्द थे जैसे मिथ वर्ड आया होगा, तो मिथेन गैस सभी ने सुनी है, CH4 जिसको आप बोलते हो, है ना। र्यूमिनेटिंग एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा था, जो जो गाले करते हैं एनिमल्स, वो भी कौन सी गैस एमिट करते हैं, मिथेन गैस। यहाँ पे नोटिस करना है एक ही कार्बन आपको दिखाई देगा, राइट, एक ही कार्बन है, उसके लिए हमेशा वर्ड यूज किया जाता है मिथ। फिर सेम आपने एक इथ वर्ड सुना होगा, जैसे मैं अगर लिख दूं CH3 ये 3 क्यों रहा, तो कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये टेट्रावेलेंट होता है नेचर में, यानी कि कार्बन हमेशा ऐसे 4 बॉन्ड्स अपने बना सकता है, 4 के 5 नहीं होंगे कभी भी, तो वो इनस्टेबल काउंट होता है, तो 4 बॉन्ड्स बनते हैं। अब इसको भी मैं ओपन कर दूं तो देखो, ये देखो कार्बन है, कितने बॉन्ड्स आए, 1 2 3 4, सेम इसके लिए आगे 1 2 3 4, तो इस तरह से ये बन गया CH3। वैसे एक वर्ड आप सुनोगे प्रॉप, प्रॉप होता है 3 कार्बन्स के लिए यूज, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं CH3 CH2 CH3। अब इसको भी ओपन करोगे तो कार्बन की आपको यहाँ पे टेट्रावेलेंसी दिखाई देगी। इसको समझ लो, स्टेट एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, टेट्रावेलेंसी क्या है, कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन का मतलब है ऐसे ही कार्बन अपने साथ बड़ी सारी लंबी चेन्स बना सकता है, वो सीधी चेन भी हो सकती है, वो ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है। ब्रांच में क्या हो जाएगा, ऊपर भी कार्बन लग जाएगा, ब्रांचेस निकल के आएंगी। वैसे ही एक वर्ड यूज होता है ब्यूट, ब्यूट का मतलब है कि टोटल कितने कार्बन्स लगे होंगे, 4। अब ये आइसोब्यूटेनॉल तक हमको पहुंचना है, इस वजह से मैंने आपको बताया। तो इस केस में 4 कार्बन लगा लीजिए, और ये देखो ऊपर बाकी जहां पे भी प्लेसेस बचे 4 बॉन्ड पूरे करो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये तो बना ब्यूटेनॉल। यहाँ सॉरी ये तो बना ब्यूटेन, एन लगा दिया, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन है हाइड्रोजन है। अब आता है आपका ब्यूटेनोल। ओल जब भी लगता है तो मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, OH जिसको बोलते हैं। तो अब हुआ क्या, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, OH ग्रुप के साथ, और अगर पहले ही कार्बन पे लगा हुआ है तो उसको बोल देते हैं आइसो वाली कैटेगरी। ये बना आइसोब्यूटेनॉल। आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी पेट्रोल के साथ, पर जब इथेनॉल की ब्लेंडिंग डीजल के साथ करी गई तो वो फिजिबल नहीं थी रिएक्शन। क्यों नहीं थी उसको मैं भी बताती हूँ थोड़ी देर में, पर ये चीज बताओ पहले, यहां तक क्लियर है। तो अब बोला नितिन गडकरी की स्टेटमेंट आती है कि हम क्या करेंगे, इथेनॉल की जगह पे आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे अलोंग विद द डीजल, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक आपको सिमिलर दिखाई देती हैं। वैसे इथेनॉल और पेट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, इस वजह से उसमें ब्लेंडिंग इजीली होगी थी। अब वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हैं, तो एक तो गवर्नमेंट आ जाएगी अपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दूसरी ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो मिल के जो बायोफॉसिल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सॉरी फॉसिल बोल दिया, बायोफ्यूल के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। बायोफ्यूल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप चीजों को बना रहे हो। जैसे आपने इथेनॉल के केस में पढ़ा था ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो उसमें क्या क्या यूज हुआ था। जैसे फर्स्ट जनरेशन एडिबल मटेरियल, पर रॉ मटेरियल आपका फील्ड से ही आ रहा था, जैसे शुगर केन पड़ा था, शुगर बीट पड़ा था, कॉर्न थी, सॉर्गम था, कसावा था, एंड मैनी मोर थिंग्स। दूसरा आपने सेकंड जनरेशन पढ़ी थी जिसमें रॉ मटेरियल तो खेत से ही आ रहा था, पर वो एडिबल फॉर्म नहीं थी उतनी, कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं रेज हो सकते कभी भी फूड को लेके। तो उसमें आपने बैम्बू पढ़ा था एग्जाम्पल में, ब्रेन व्हीट पड़ी थी, ऐसी गेहूं जो अब खाने लायक नहीं बची थी, उसको आपने इथेनॉल बनाने में यूज कर लिया। देन थर्ड जनरेशन आई थी साइनोबैक्टीरिया और एल्गी, मतलब एल्गी की फॉर्म आपने वहां पे यूज करी थी। देन फोर्थ जनरेशन में आपने देखा बैक्टीरिया को इंजीनियर करा, मतलब उनको ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि वो जाके इथेनॉल की प्रोडक्शन करे। रॉ मटेरियल जो रहेगा आइसोब्यूटेनॉल बनाते हुए वो लगभग सेम ही रहेगा जिससे इथेनॉल बन के आता है। फिर चेंजेस कहाँ पे हुए, तो जो केमिकल्स, जो एंजाइम्स यूज करे गए थे इथेनॉल को बनाने, उसकी जगह पे और एंजाइम्स आ जाएंगे, मशीनरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो वहां पे आइसोब्यूटेनॉल का मैन्युफैक्चर होता है। तो एक तो आगे रॉ मटेरियल जो हमने नेचर से देखे। फिर अगर सिंथेटिकली इसको देखें, जो सिंथेटिक का मतलब है जो केमिस्ट्री में आप देखते हो ना, लिक्विड्स पड़े होते हैं इतने सारे, अगर उस लेवल पे देखें तो एक प्रोसेस होती थी ऑक्सो प्रोसेस, इसका यूज भी करा जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसोब्यूटेनॉल। तो एक रॉ मटेरियल आपने देखा जो नेचर से आपको मिल रहा है, दूसरा आपने ऑक्सो प्रोसेस जो देखी, ये केमिकली बनाए जाते हैं आइसोब्यूटेनॉल। ये तो आपने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग। अब हमारे कुछ टारगेट्स हैं, जैसे SDG नंबर 7 किस बारे में बात करता था, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। वैसे SDG नंबर 13 क्या था, क्लाइमेट एक्शन।
तो जो बाकी के नए स्टूडेंट्स हैं वो इन 2 एसडीजीज को आज लर्न कर लेंगे, विच इज एसडीजी नंबर 7 एंड एसडीजी नंबर 13। बाकियों को लर्न नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो इनके ऊपर अगर हमें फोकस करना है तो हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगेन रीजन वही है, हम बाहर की कंट्री से ये सारी चीजें परचेज कर रहे हैं, तो हमारा पैसा बहुत ज्यादा बाहर चला जाता है, तो उसको भी रोकना है। प्लस हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है। अब ये पेट्रोल होता है, डीजल होता है, फॉसिल फ्यूल ही है ना एक तरह के, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। और एक बार ये खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से कभी मिलेंगे भी नहीं। तभी तो इन गोल्स का नाम क्या रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो आज की जनरेशन चीजों का यूज कर रही है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे। ऐसे ना हो कि अगली जो जनरेशन आई उनको पता ही नहीं था कि ये पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, हिस्ट्री की बुक में पढ़ रहे हैं उसको कि ये फॉसिल फ्यूल हुआ करते थे। तो दैट इज सस्टेनेबिलिटी। गर्मी थोड़ी ज्यादा है, जिसको ऐसे लगे ना सफोकेशन हो रही है, एकदम से बाहर चले जाना, पर बिना शोर करे, है ना। हाँ, गिर गुर जाओ तो फिर अलग बात है, फिर सारे आपको ये टेंशन देंगे। होता है ऐसे, चक्कर आते हैं, बहुत बार हुआ है। चलो एनीवेज, नेक्स्ट इज, अब सुनो, पेट्रोल और दूसरी तरफ डीजल। जो तो बेसिक से डिफरेंस है आपको पता होने चाहिए, पर हम एक स्टेप आगे जाएंगे, ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के बेसिस पे एक टेबल और एक्स्ट्रा करेंगे। सबसे पहले तो पेट्रोल की अगर बात करें और दूसरी तरफ डीजल, हैवियर कौन सा होता है, डीजल। और आपको पता है जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनमें कौन सा फ्यूल यूज करा जाता है, डीजल। तो ये तो याद रह जाएगा कि पेट्रोल जो होता है वो लाइटर होता है, वहीं पे डीजल आपको हैवियर मिलता है। उसके बाद वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब इवेपोरेशन, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कोई चीज कितने जल्दी इवेपोरेट कर पा रही है। पेट्रोल आपको ज्यादा वॉलेटाइल मिलेगा, यानी कि आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे भी हीट वेव चल रही होती है, स्कूटी वगैरह में आपने दोबारा से रिफ्यूलिंग करवानी होती है तो उससे धुआं निकल के आता है, दैट इज इवेपोरेशन। पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, हाईली वॉलेटाइल होता है नेचर में। पर वहीं पे डीजल को देखोगे, कंपैरेटिवली ये कम वॉलेटाइल आपको मिलेगा जो डीजल है। इंजन की टाइप देखो, दोनों में डिफरेंसेस आएंगे। पेट्रोल के केस में क्या होता है, ये स्पार्क इग्निशन के बेसिस पे काम करता है। जैसे आपने गाड़ी को ऑन किया, एक स्पार्क जनरेट होगा और आपका फ्यूल बर्न करना शुरू करेगा। पर वहीं पे डीजल को देखोगे तो डीजल के केस में स्पार्किंग नहीं होती। स्पार्किंग की जगह पे ये बेस्ड है आपके कंप्रेशन के ऊपर। जो फ्यूल होगा अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टोर किया जाता है। जैसे व्हीकल ऑन होता है तो कंप्रेशन, अब कोई चीज पहले प्रेशर में थी, अब कोई चैम्बर ओपन कर रहा है तो एकदम से वो बाहर को आएगा प्रेशर, तो उस बेसिस पे ये वर्क करता है। स्पार्क इग्निशन पे आपका पेट्रोल फंक्शन करता है, वहीं पे डीजल कंप्रेशन के बेसिस पे काम करता है। देन इग्निशन, ये आई थिंक क्लियर है, यहाँ पे स्पार्क मेथड, यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से प्रेशर रिलीज होगा तो आपका जो फ्यूल है वो बर्न करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी देखें, पेट्रोल की कम होगी, डीजल की कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। उसके बाद एमिशन, क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल के आती हैं, बाय प्रोडक्ट। तो नंबर 1 पेट्रोल के केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती हुई ज्यादा दिखाई देगी। वहीं पे डीजल के केस में नाइट्रस ऑक्साइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर, सुनते भी हो आपकी 2.5 पर्टिकुलेट मैटर। वो अब मुझे ये बताओ, अगर 2 तरह के पर्टिकुलेट मैटर है, एक का साइज 2.5 के आसपास है, एक का 10 है, साइज किसका ज्यादा है, 10 का है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन ज्यादा इंपैक्ट करेगा, नो 2.5। इनहेल करना है ना उसको, तो साइज छोटा है, जितना साइज छोटा होगा वो जल्दी नाक के अंदर जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलेट मैटर का साइज जितना रिड्यूस करता है वो उतनी ज्यादा बीमारियां कॉज करता है। मेंटेनेंस अगर देखें पेट्रोल के केस में कम कॉस्ट आती है इफ कंपेयर टू द डीजल वन। और कॉमन यूजेस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो कार, बाइक, स्मॉल व्हीकल्स, वो सारे में पेट्रोल आ जाएगा, और वहीं पे बड़े बड़े व्हीकल और बड़ी गाड़ियां जो होंगी उसके केस में डीजल आ जाएगा। अब आते हैं एक स्टेप आगे, जो आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपीएससी इतना डेप्थ में नहीं पूछता, स्टेट एग्जाम में लिखे हुए हैं ये सारी चीजें, इस वजह से आपको पढ़ना पड़ता है। अब आ जाते हैं पेट्रोल का और डीजल का, इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या क्या हैं, जिस वजह से जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है और आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग है वो इतनी वेरी कर रही है। नंबर 1 पॉइंट, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होगी, कार्बन मतलब कार्बन भी आपको इसके अंदर मिलेगा। पहला पॉइंट अपने को क्लियर। पेट्रोल के केस में जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो ब्रांच्ड होंगे। ब्रांच जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये मेरे पास कार्बन था, ये कार्बन था, मिनिमम 5 होते हैं यहाँ पे और मैक्सिमम 12 कार्बन तक जाता है ये। मिनिमम 5 कार्बन यानी कि पेंटोवर्ड जैसे आपको शब्द दिखाई देंगे, और मैक्सिमम यहाँ पे 12 कार्बन आएंगे। और उसके बाद इसमें बोला है कि ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कुछ कार्बन नीचे की तरफ आगे, ये देखो ये ब्रांचेस बन जाएंगी, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है, नंबर 1। दूसरा एल्केन है, एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड होंगे यहाँ पे, जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको एल्केन बोल देते हैं। वैसे ही डबल बॉन्ड आता है तो एल्कीन बोल देते हैं, और ट्रिपल आता है तो एल्काइन बोल देते हैं। देन आता है आपका साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे जिनमें। देन आया एरोमेटिक्स, तो बेंजीन आप सभी ने सुना होगा, कुछ ऐसे बनाते थे, एक रिंग होती थी।
तो रिंग बना लेते थे या फिर यहाँ पे बॉन्ड्स ही शो कर देते थे ऐसे एक छोड़ के, क्योंकि कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये एरोमेटिक्स भी हो सकते हैं। ये आ गई पेट्रोल की कॉम्पोजिशन। इस कॉम्पोजिशन को याद रखना, यहाँ से आपको ब्लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट पता लगेगा कि क्यों पेट्रोल के अंदर ब्लेंड कर जाता है इथेनॉल और ये जो आपका डीजल है उसके अंदर नहीं कर पाया था, यहाँ से समझ आएगा। दूसरा आ गया डीजल। डीजल के केस में आपको स्ट्रेट चेन मिलेगी, यानी कि वो जो मिनिमम 12 कार्बन यहाँ पे मिलते हैं और मैक्सिमम 20 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लंबी चेन मिलेगी पर सीधे स्ट्रक्चर में मिलेगी, कुछ इस तरह से आगे तक कार्बन की सीधी चेन। यहाँ पे आपने ब्रांच देखा, साइक्लिक फॉर्म देखी और तीसरी एरोमेटिक फॉर्म देखी। उसके बाद वॉलेटिलिटी, तो पेट्रोल के केस में आपने देख लिया ज्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि इवेपोरेशन ज्यादा मिलेगी, वाष्पीकरण जो होता है वो ज्यादा मिलता है आपको। एंड ये वाला लेस वॉलेटाइल है। वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट में ही इवेपोरेशन भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने पानी को गर्म करना शुरू करा, एकदम से थोड़ी उसके बबल बन जाते हैं, पहले इवेपोरेशन ही होती है ना, थोड़े थोड़े वेपर्स आते हैं, जो वाटर की पहली लेयर होती है वो इवेपोरेट करती है, फिर आगे जाके जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो तब जाके वो बॉइल करता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस से ये मत सोचना कि तब तो रोज ही व्हीकल जलते फिरेंगे, वो इवेपोरेशन के बारे में भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 30 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट आता है डीजल, 200 टू 350 डिग्री सेल्सियस तक का इसका बॉइलिंग पॉइंट जाएगा। तो ये टेम्परेचर रेंजेस हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। बेसिक डिफरेंस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये जो आइसोब्यूटेनॉल डीजल ब्लेंड है इसके क्या क्या इसके बारे में बोला गया। तो नंबर 1, इथेनॉल को हमने पेट्रोल के साथ जब ब्लेंड किया था वो 10% ब्लेंडिंग थी, उसके बाद 20% ब्लेंडिंग तक आए। हमने जो टारगेट रखा है वो 85% ब्लेंडिंग का रखा हुआ है कि इथेनॉल पे ज्यादा डिपेंडेंसी अपनी करेंगे, तभी इतने सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। उसके बाद जो इथेनॉल और डीजल की ब्लेंडिंग थी ये भी करनी थी कि डीजल के अंदर 10% इथेनॉल डाल देंगे, तो इथेनॉल तो बना ही रहे हैं अब हम सारे, तो उससे हमारी और रिडक्शन हो जाएगी इंपोर्ट्स की, जो ये फ्यूल्स है। उसके बाद जो आइसोब्यूटेनॉल है, अब देखा गया कि जब इथेनॉल की ब्लेंडिंग अनसक्सेसफुल हो जाती है अलोंग विद डीजल, तो उसके बाद आया फोकस आइसोब्यूटेनॉल के ऊपर। अभी तक किसी भी कंट्री ने आइसोब्यूटेनॉल को मिक्स नहीं करा है डीजल के साथ। अगर हम इस चीज को अचीव कर लेते हैं तो इंडिया बन जाएगा फर्स्ट कंट्री इस ब्रेक थ्रू को अचीव करने वाला। ये आ गया, मतलब अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करने की बात आएगी। अब नेक्स्ट इज जो बाकी आपके ट्रैक्टर वाले लोग हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको एग्री इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनाते हैं जहां पे फ्यूल यूज करा जाता है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो आइसोब्यूटेनॉल है डीजल की जगह पे बेटर है अगर आप इसको कंप्रेस नेचुरल गैस के साथ मिक्स कर दें। अगेन इनको मिक्स नहीं करा गया है, ये जस्ट एक सजेशन है। कंप्रेस नेचुरल गैस के अंदर कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है? ऑप्शन देती हूँ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मिथेन की सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के केस में, और जो आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है वो एलपीजी के अंदर होता है। हाँ, ऑप्शन ऐसे ही आएंगे पर, है ना, कि सारे दे देंगे, किसी में तो आएगा ऑप्शन। चलो एनीवेज याद रखना इसको। पर जो इथेनॉल और पेट्रोल की हमने ब्लेंडिंग कर रखी है उसको भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे इंजन है वो उस फ्यूल के हिसाब से बने ही नहीं है। फोटो कैटालिटिक इंजन के बारे में आपने सुना होगा, तो वो तो बने ही नहीं हुए हैं इस हिसाब से, तो उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। और उसके बाद ये जो नई ब्लेंडिंग है डीजल के साथ वो न्यूज में आ जाती है। अब सुनना ध्यान से, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग अपने में ही एक एडवांस टॉपिक है। नंबर 1 इज, आपने एक वर्ड सुना होगा पोलैरिटी। ठीक है, जैसे वाटर होता है पोलर होता है नेचर में, केमिस्ट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी। जैसे ऑयल उठा लो और दूसरा वाटर उठा लो, ये मिक्स कर जाएंगे? नहीं करेंगे। ऑयल की जो लेयर है वो आपको ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि दोनों की जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर रही है। एक तरफ आपके पास नॉन पोलर नेचर है ऑयल का और दूसरी तरफ वाटर का देखोगे तो पोलर नेचर आ जाएगा। तो मतलब पोलैरिटी के हिसाब से जो पोलर सब्सटेंस होगा वो पोलर के साथ ही मिक्स करेगा, वहीं पे जो पोलर होगा नॉन पोलर होगा ये फेज क्रिएशन कर देंगे। वाटर और ऑयल को अज्यूम कर लो, फेज क्रिएशन, आपको ऑयल की लेयर ऊपर दिखाई देगी और वाटर की नीचे की तरफ दिखाई देगी, दैट इज फेज क्रिएशन उसको बोल देते हैं, जो ट्रांजिशन जोन आती है। अब ये जो इथेनॉल होता है ये पोलर है नेचर में। पोलर कैसे बनता है? क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा होता है। ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे अभी के लिए, इतना याद रख लो। जैसे वाटर का एग्जांपल दे देती हूँ, ये H2O है, अगर ये अपने आप को हाइड्रोजन आयन में तोड़ पा रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि पोलैरिटी है इसके अंदर। पर वहीं पे अगर मैं बोलूँ CH3 है मेरे पास एक, और एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये कैसा होगा नेचर में? ये नॉन पोलर होता है, इसमें आपको OH भी नहीं दिख रहा ना तो हाइड्रोजन आयन इसमें कोई दिखाई दे रहा है, CH3 पॉजिटिव। आजो आजो। तो ये हो गया आपका पोलर पोलर, यहाँ पे पोलर नॉन पोलर। लाइक डिसॉल्व, लाइक नॉन पोलर के अंदर सिर्फ कौन डिसॉल्व करेगा?
नॉन पोलर। जैसे आपने वाइटामिन पढ़े हैं उसके साथ इसको कंपेयर करो। याद है WBC पढ़ा था, एक वाटर था, एंड बी एंड सी जो आपकी वाइटामिन होती हैं ये वाटर के अंदर डिजोल्व कर जाती हैं, लाइक डिजोल्व लाइक। और दूसरी आपने पढ़ी थी ADE, फैट नेचर की होती है, फैट के अंदर ही डिजोल्व करती हैं। तो यहां से लगी ना प्रॉपर्टी पता, लाइक डिजोल्व लाइक। इथेनॉल पोलर है नेचर में, डीजल आ गया नॉन पोलर इन नेचर। दोनों मिक्स नहीं करेंगे, वहां पे बन जाएगा फेज। फेज का मतलब है ऊपर इथेनॉल की और वाटर की लेयर आ जाएगी, मतलब अगर वाटर मिक्सिंग करी है तो, और नीचे जो होगा आपको डीजल सेपरेट होता हुआ दिखेगा। वो कैसे चलेगा फिर, वो तो बन ही नहीं पाएगा, आपका जो इंजन होगा उसको बर्न ही नहीं कर पाएगा, आपका व्हीकल चलेगा ही नहीं। तो नहीं तो पानी के ऊपर भी गाड़ी चल पड़ती। तो यहाँ पे ये जो फेज क्रिएशन हुई है क्यों हुई, क्योंकि आपने सेम सब्सटेंस मिक्स नहीं करे थे। ये पहला पॉइंट है, इसको याद रखना। और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इथेनॉल के केस में आती है, ये हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में। स्टेट एग्जाम वाले पेपर उठाना, ये टर्म बहुत बार पूछी हुई है, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है एयर में से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। आपने कभी कोई है केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, ठीक है, आपने जब भी क्रिस्टल बनाए होते थे तो रखते थे ना उसको एक लाइम के डब्बे में जैसे, ताकि वो सूख जाए। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, पानी एब्जॉर्ब करवाना है जो भी आपके एनवायरमेंट में है, तो ये इथेनॉल का एक नेचर आ जाता है। तभी यहाँ पे क्या लिखा, इथेनॉल और वाटर की लेयर यहाँ पे डेवलप कर जाएगी। कोई नहीं, सोके ये देखो गर्मी पड़ रही है, आज मेहनत होगी असली, वो जो एक्चुअल में हार्ड वर्क होता है। देन आते हैं इथेनॉल पोलर है। अब सुनो, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग आपने पेट्रोल के साथ कर दी, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि इथेनॉल पोलर है और पेट्रोल भी क्या होना चाहिए, पोलर। पर ऐसा नहीं होता। पोलर ज्यादातर जो आपका पेट्रोल है वो नॉन पोलर होता है नेचर में। पर एक चीज पढ़ी है आपने पीछे, एरोमेटिसिटी, याद है वो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कुछ ऐसे, ये होता है पोलर इन नेचर। इसके साथ इथेनॉल बहुत अच्छे से ब्लेंड कर जाता है, इसी वजह से इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में सक्सेसफुल हुई। वो जो आपने ब्रांच स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें कार्बन ऐसे लगाए थे लेयर में कि ब्रांचेस बन जाएगी, साइक्लो एल्केन पढ़ा, उनके साथ नहीं ये ब्लेंड करता, ये करता है जो एरोमेटिक वाला पार्ट होता है। तो ओवरऑल जो इथेनॉल है वो पेट्रोल के अंदर प्रॉपरली ब्लेंड कर जाता है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया। पेट्रोल भी नॉन पोलर है नेचर में। अब ध्यान से सुन लो नहीं हुआ अगर, हमने पढ़ा कि लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर के लिए पोलर सब्सटेंस होना चाहिए था तभी वो डिजोल्व कर पाएगा। अब इथेनॉल आपने देखा कैसा है नेचर में, पोलर। पर जो पेट्रोल है ये पार्शियल पोलर होता है। पार्शियल पोलर का मतलब है जो इसकी कार्बन वाली चेन है जो ब्रांच नेचर की थी, ये वाली, दिस इज नॉन पोलर इन नेचर। ये जो साइक्लो एल्केन वाली चेन थी ये भी कैसी है, नॉन पोलर। और ये जो एरोमेटिक वाला पार्ट है दैट इज पोलर इन नेचर। तो ये पोलर है, इथेनॉल भी पोलर है, ये दोनों ब्लेंड कर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो पेट्रोल है उसके अंदर इथेनॉल की ब्लेंडिंग इजीली हो जाती है। थोड़ा पता लग गया, मेन डिफरेंस जो था वो लाइक डिजोल्व लाइक वाली प्रॉपर्टी का था। अब बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्यों पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंड कर गया पर डीजल के अंदर ब्लेंड नहीं कर पाया। क्लियर हो गया, लास्ट में पूछूंगी फिर मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लियर हुआ था कि नहीं। अब ये जो पोलैरिटी डिफरेंस है इसी की वजह से जो इथेनॉल है वो आपके डीजल के साथ ब्लेंड नहीं हो पाया है, क्योंकि डीजल के स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा, वहां पे तो कोई एरोमेटिक कंपोनेंट है ही नहीं, वहां पे कोई साइक्लोएल्केन है ही नहीं, वहां पे ब्रांच स्ट्रक्चर भी नहीं था, सीधी चेन्स थी। तो वो कैसा नेचर बनाता है, नॉन पोलर नेचर। हाँ जी क्लियर हुआ। कितने ऐसे जो साइंस पढ़ के आए हैं 11th 12th में, बस 3 4, इनको थोड़ा इजी लगा होगा कंपेयर टू जो बाकी ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स थे, उनको थोड़ा टफ भी लगा होगा। कईयों ने तो छोड़ी साइंस इसलिए होती है कि केमिस्ट्री से पीछा छूटे, चलो ये पकड़ ही लेती है सिविल सर्विसेज में आके, वहां पे दोबारा से सवाल पूछते हैं। थोड़ा सा आइडिया लग गया ना, मेन खेल पोलर और नॉन पोलर नेचर का था। पेट्रोल का याद रख लेना कौन से वाला पार्ट पोलर था नेचर में, तो एरोमेटिक वाला, ये बेंजीन एनॉल टॉलुइन आपने सुना होगा। हमारे एक केमिस्ट्री के टीचर थे, मतलब हमारे वाले तो ऐसे पीटते पूटते नहीं थे, पर दूसरे सेक्शन में ना एक सर थे, सबसे डेंजरस जो होता है ना टीचर कि छोटी छोटी बात पे पीटेगा आप। एक बार उनसे ना साइड में बैठे हुए थे वो, हमारा S2 सेक्शन होता था, उनका S5 था, वो साइड में बैठे हुए थे। अब उनको आया गुस्सा, वो थोड़े एग्रेसिव हो जाते थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने लड़कों से पूछा, क्योंकि वो सारा सेक्शन लड़कों से भरा हुआ था, थोड़ी बहुत लड़कियां थी, बताओ टॉलुइन की स्पेलिंग। उनको नहीं आई, ऐसी धमाधम हुई ना पूरी क्लास के अंदर। पीठ के ऊपर जब मुक्के पड़ते हैं आप सोच सकते हो, 1 2 3, और हम ऐसे डर गए थे कि ये हमारी क्लास में आके हमें ना पीट दे। अब पर हमें पता थी टॉलुइन की स्पेलिंग, मतलब वो छोटा सा स्पार्क मिल गया उनको कि इनको टॉलुइन की स्पेलिंग नहीं है पता, ये कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब बाकी ये आर्ट्स वालों ने नहीं सुना होते ऐसे, टॉलुइन सब्सटेंस होता है दैट इज अगेन एरोमेटिक इन नेचर। अब दूसरा आता है कौन,
द हिंदू में एक आर्टिकल भी आ रखा था कॉर्न से रिलेटेड, स्पेसिफिक था। आपने कुछ स्टेटमेंट भी सुनी होगी यूएस के एंड से कि इंडिया हमसे कॉर्न परचेज नहीं कर सकता। हम क्यों परचेज नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी जो कॉर्न होती है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जेनेटिकली मॉडिफाई होती है, और आज के टाइम पे इंडिया में आप देखोगे तो सिर्फ जीएम कॉटन्स को अलाउ करा गया है, प्लस जीएम ब्रिंजल को भी कर दिया है लगभग। पूरी तरह से पैन इंडिया लेवल पे आप नहीं देखोगे, बाकियों के ऊपर अभी तक वर्क ही चल रहा है। तो इस रीजन की वजह से हम कॉर्न को इंपोर्ट नहीं करते फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब इसकी कॉस्टिंग बताएगी कि जब कॉर्न को हमने यूज करा इथेनॉल बनाने के लिए कि हम इसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड करेंगे, तो जो इस बार पैसा है वो भी ठीक ठाक जनरेट हुआ है। एनुअल इनकम देखोगे तो 42,000 करोड़ आपको सिर्फ फार्मर्स की ही मिलेगी। किस फील्ड के अंदर? दैट अब एक फार्मर नहीं है यहाँ पे, सारे फार्मर्स आ गए इंक्लूडिंग। और जो कॉस्ट है, पहले पर क्विंटल 1200 रुपए की बिक्री थी कॉर्न, अब जो आप कॉस्टिंग देखोगे वो 2600 से लेके 2800 क्विंटल तक की बिक्री है। तो मतलब जो इनकम है फार्मर की वो भी इंप्रूव हुई है। तो यहाँ पे एक प्रूफ दिया कि अगर हम ऐसे ब्लेंडिंग वाले मैकेनिज्म करते हैं तो उससे फार्मर की इनकम भी बूस्ट करेगी। इसके बाद फार्मर की इनकम को हम इंश्योर करेंगे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। इसके साथ इन्होंने एक प्रूफ दिया कि इस बार कोई भी डिले नहीं करे गए हैं पेमेंट में। जो 96% पेमेंट हुई है वो टाइम पे हो चुकी हैं, और जो बाकी की 4% की अनसर्टेनिटी है उसको भी हम देख लेंगे। शुगर मिल की वाइबिलिटी मेंटेन रहे उसको भी इंश्योर करेंगे। ये नितिन गडकरी के एंड से सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देन क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म भी मिला ना कि खुद के लड़के के इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए प्लांट्स हैं, तो अब ये तो बताना ही पड़ता है कि फार्मर की इनकम भी इंप्रूव कर रही है। उसके बाद फ्यूचर डायरेक्शन क्या है बायोफ्यूल इंडस्ट्री की? तो इथेनॉल प्रोडक्शन को हमने इंक्रीज करना है, पर डीजल के साथ भी हमने ब्लेंडिंग करनी थी, इस वजह से हम ऑल्टरनेटिव देख रहे थे जो कि आइसोब्यूटेनॉल निकल के आया। सस्टेनेबल इनोवेशन करनी है। हाँ जी, इनोवेशन कौन सा एसडीजी इंश्योर हो रहा है? 9। तो वहां पे 3 आए आपने पढ़े थे, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो खुद ही इंश्योर हो जाएगा। और नई टेक्नोलॉजीज हमको बनानी है। ये आगे डिस्टिलरीज। अब जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो इथेनॉल के लिए डिफरेंट होती है, आइसोब्यूटेनॉल के लिए डिफरेंट होती है। जैसे मैंने बताया था मटके से होते हैं ग्लास के, इसके अंदर डिस्टिलेशन करी जाती है, बॉईल करना पड़ता है उनको, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के फिर वहां से सेग्रीगेशन करते हैं, तो इसके लिए अलग से मशीनरी बनेगी। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि हम खाने वाली चीजों के ही ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के लिए भी जा रहे हैं। सेकंड जनरेशन जैसे बैम्बू की बात करी गई, थर्ड जनरेशन जैसे साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी की बात करी गई, ठीक है। और जो FRP है विच इज फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। अब देखो जब भी गन्ने का जूस निकलता है तो जैसे वो लाठी उसके अंदर जाती है तो दोबारा से उसको फोल्ड करके डाला जाता है, क्यों? रिकवरी रेट को इंश्योर करने के लिए। रिकवरी रेट क्या होता है कि अभी भी इसके अंदर जूस अवेलेबल है, मशीन के जरिए इसको दोबारा से निकाला जा सकता है। तो उसके लिए इसी वजह से जो शुगर केन है इसके ऊपर MSP की जगह पे क्या दिया जाता है? FRP, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। बाकी डिटेल में आप इकोनॉमी में भी पढ़ोगे इसके बारे में। पर FRP जो होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? रिकवरी रेट के ऊपर। अभी के लिए 2025-26 का अगर देखोगे तो ₹355 दिए जा रहे हैं पर क्विंटल, जिनका रिकवरी रेट एटलीस्ट 10.25% का है। मतलब वो जो जूस निकालने वाली टेंडेंसी है वो एटलीस्ट 10.25% तक की होनी चाहिए, तभी ₹355 पर क्विंटल मिलेंगे। लग गया पता? तभी तो जितने भी ये गन्ने वाले फार्मर्स होते हैं इनको एक ही डर होता है कि इस पे कोई फंगल इन्फेक्शन ना लगे। फंगल इन्फेक्शन होगा, फंगस की एक आदत होती है वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो सारा जूस कहाँ से लेगी? फ्रॉम द शुगर केन। और ये जो रिकवरी रेट है 10.25% का, ये रिड्यूस करता है और फिर FRP 355 रुपए की नहीं मिल पाती। यही चीजें होती हैं, ये सारी कनेक्टेड है एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के साथ। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ग्रोथ। अगर देखें तो शुगर केन की प्रोडक्शन जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने करनी शुरू करी है तो 40% इंक्रीज कर गई है। एंड शुगर प्रोडक्शन, ये ऊपर शुगर केन की थी वो जो गन्ने हैं, देन शुगर कहां से बनी? शुगर केन से। इसकी भी प्रोडक्शन इनडायरेक्टली इंक्रीज हुई है क्योंकि केन सारा तो नहीं चाहिए होगा इथेनॉल बनाने के लिए, तो ये 58% तक इंक्रीज हुई है। ओके जी, तो इसके बाद ये जो मैंने आपको पीछे सारा एक्सप्लेन करा वही चीज जो ISM में इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी एक्सप्लेन करा कि कैसे जो डीजल है और जो पेट्रोल है वो इथेनॉल के साथ क्यों बेटर तरीके से ब्लेंड हुआ इफ कंपेयर टू द आइसोब्यूटेनॉल। अब अगर इथेनॉल को हम डीजल के अंदर ऐड करने की ट्राई भी करेंगे तो उसके लिए और कॉम्प्लीमेंट्री केमिकल्स हमको चाहिए होंगे, जिससे कॉस्टिंग और ज्यादा इंक्रीज करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज्यादा पैसा लगेगा। तो वही चीजें इन्होंने भी यहाँ पे एक्सप्लेन करी। इसके अलावा एक पॉइंट आपने याद रखना है, दैट इज फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट, किसी भी फ्यूल का फ्लैश पॉइंट क्या होता है? तो ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर
कोई भी फ्यूल इवेपोरेशन कर सकता है। जैसे पेट्रोल आपने सुना होगा कि अगर -डिग्री सेल्सियस में भी आप चले जाओ तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसका मतलब है ये इवेपोरेशन भी कर सकता है। इसी वजह से जो पेट्रोल है, बिकॉज इसका फ्लैश पॉइंट बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, ये हाईली फ्लेमेबल है, तो आग जो कैच करने की कैपेसिटी है पेट्रोल की वो ज्यादा रहती है। पर जो आइसोब्यूटेनॉल है इसका हायर फ्लैश पॉइंट है, हायर फ्लैश पॉइंट है तो मतलब जो आग कैच करने की कैपेसिटी होगी वो कम होगी। तो जितना कम फ्लैश पॉइंट उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी फ्लेमेबल कैपेसिटी, फायर उतनी ही जल्दी कैच करेगा क्योंकि वेपोरेशन ज्यादा हो रही है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। रॉ मटेरियल डाइवर्जन तो बोला गया है कि जिसके ऊपर इथेनॉल की डिपेंडेंसी रहेगी वही सारे सब्सटेंसेस हम आइसोब्यूटेनॉल बनाने के लिए भी यूज करेंगे।